नमस्कार खमागणी सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कैसे हो सभी साथी? बढ़िया, जबरदस्त, एकदम बढ़िया तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। आज लैब असिस्टेंट का जो ओल्ड पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये ओल्ड पेपर सर कब हुए थे? पिछली बार 2022 के फरवरी मार्च के अंदर वैकेंसी आई थी और जून 2022 के अंदर इसका पेपर हो गया था। ध्यान देना, थोड़ी सी ध्यान से बात सुनना है ना। लैब असिस्टेंट वालों के साथ साथ ये राजस्थान जीके के प्रश्न सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी साथियों को इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्लास। तो इसमें हम बात करेंगे कि लैब असिस्टेंट का पेपर साइंस के 2 पारी में पेपर हुए थे आपके। 28 तारीख को भी हुए थे, 29 तारीख को भी हुए थे, यानी कि 4 दिन मतलब 4 पारी हुई थी 2 दिन के अंदर। फिर 30 तारीख को आपके ज्योग्राफी और होम साइंस के पेपर हुए थे, है ना। तो आप सभी साथियों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पिछली वैकेंसी कब आई थी और पेपर कब हुआ था। तो 28 से लेकर के 30 जून 2022 को आपका पेपर हुआ था लैब असिस्टेंट का पिछली भर्ती। और अब जो अगला पेपर होगा वो मान के चलिए कि नवंबर के अंदर डेट दी है, तो दिसंबर या जनवरी 2026 भी जा सकता है। 1 साल का टाइम आपके पास में है। राजस्थान जीके का कैसा पेपर आया था? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि पिछला पेपर बहुत सरल आया था। ये कहने का मतलब मेरा यह है कि पिछला पेपर सरल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने लंबी तैयारी की। निश्चित रूप से वो जीके के अंदर ज्योग्राफी वाला जैसे टॉपिक है, ज्योग्राफी वाला जो सब्जेक्ट है उसमें 50 में से आप, मैं जो पढ़ाऊंगा उसके बेस पे आप 50 में से 48 तक भी सही कर सकते हैं, 48 तक भी 50 में से 48 तक सही कर सकते हो आप लोग, 45 भी सही कर सकते हो। मतलब जितना आप पढ़ोगे अपने लेवल पे उतना आप सही कर पाओगे। ये खैर मैं मेरे कंटेंट के दम पे कह रहा हूं कि भाई जो पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सरल उन बच्चों के लिए जो पूरा पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा तो फिर तो कठिन लगेंगे। हालांकि प्रश्नों का लेवल बड़ा अच्छा था। तो जीके में 90% से भी ज्यादा स्कोर कैसे करना है कि जीके के अंदर 45 से ज्यादा प्रश्न सही कर लो। सब्जेक्ट सभी का एक जैसा नहीं होता है, यहां अगर लीड ले लो तो सिलेक्शन आसान है। ठीक है ना मेरे भाई? तो आ जाइए, सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक इसी वीडियो के नीचे पिन किया गया है, जहां इसके ओल्ड पेपर जो आयोजित हुए थे लैब असिस्टेंट के वह आपके अपलोड हुए हैं। सिलेबस अपलोड कर दिया गया है और इस क्लास की पीडीएफ भी डाल दूंगा। अब ये पहला प्रश्न आपके सामने है ना। कमेंट सेक्शन ऑफ करके 2025 में लैब असिस्टेंट की कितनी पोस्ट आएगी? चिंता मत करो, पोस्ट अच्छी खासी पोस्ट आएगी और सिलेक्शन उस बच्चे का जरूर होगा जो पढ़ाई करेगा। तो कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिनकर तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, पर मांगती है तुझसे लागत हर बूंद पसीना, जान ले मुनाफा बदले में बहुत देती है। मेरे प्यारे भाई, ये आपका प्रश्न पिछली बार लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में जो 50 प्रश्न पूछे गए थे वो वाले प्रश्न मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं। और ये साइंस, होम साइंस और ज्योग्राफी जीके का लेवल एक सा ही था। तो ये पेपर आपके सामने है और बच्चे पूछ रहे हैं कि लैब असिस्टेंट का बैच स्टार्ट हो गया क्या? सभी बैच स्टार्ट हो चुके हैं, होम साइंस, साइंस और ज्योग्राफी। सूचना दे दूंगा आगे। फिलहाल प्रश्नों को देखते हैं कि पिछली बार प्रश्न का लेवल कैसा आया था और आप लोग अगले 1 साल में बढ़िया तैयारी करके लैब असिस्टेंट लग जाओ। स्कूल के अंदर लेबोरेटरी में बैठे बैठे बढ़िया काम करोगे और आगे की पढ़ाई भी अच्छी पोस्ट पे भी जा सकते हो। सुनहरा मौका है, चूकना नहीं है। प्रश्न पूछा गया है कि माही परियोजना। देखो बेटा, ज्योग्राफी और राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से जो प्रश्न पूछे गए थे वो काफी शानदार लेवल के हैं। पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद ये प्रश्न आप हल कर सकते हो, 50 में से 50 अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। आ जाइए सभी बच्चे। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला यहां पर जिला कौन सा है? तो माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? आप लोग कमेंट करो फटाफट। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना, सबका कोर्स अलग है, बिल्कुल सबका अलग है, मैं सूचना दूंगा इसकी अलग से। तो ये इससे लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? वो बांसवाड़ा है। लेकिन इस माही परियोजना के संबंध में बात करें तो राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें गुजरात की हिस्सेदारी है वो 55% है और राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 45% हो जाती है। और इसके अंदर याद रखिएगा, बिजली उत्पादन का कुछ काम है वह आपका 100% है, वो राजस्थान को ही प्राप्त होता है। इससे जो बिजली प्राप्त होती है ना, बिजली इससे जो प्राप्त होती है वो 100% किसको प्राप्त होती है? राजस्थान को ही प्राप्त होती है। यानी कि मोटा भाई जो गुजरात है वो कहता है कि मैं बड़ा भाई हूं, ठीक है, 55% हिस्सेदारी मेरी है इस परियोजना के अंदर, खर्च वगैरह के अंदर। तो गुजरात की हिस्सेदारी, राजस्थान के नीचे गुजरात है। तो माही परियोजना
आप लोगों को याद रखना, माही नदी राजस्थान को दो बराबर भागों दो बराबर भागे मतलब कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो वाली नदी। तो ये पहला प्रश्न, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ये लो, इतना शानदार प्रश्न पूछा गया। मैं इतना कह सकता हूं कि पूरा कोर्स पढ़ने के बाद में ये 50 में से 50 प्रश्न आप हल कर सकते हो डंके की चोट पे। अच्छी तैयारी करोगे, साल भर में लैब असिस्टेंट की पोस्ट आपकी होगी। आज से ही पढ़ना शुरू करो। अगला प्रश्न ज्योग्राफी से फिर से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी आपकी रबी की फसल नहीं है। यहां पर दिया गया है रबी की फसल कौन सी नहीं है, तो मैं यहां तुम लोगों को बता देता हूं कि रबी की फसल कौन सी होती है और खरीफ की फसल कौन सी है। अभी सीईटी का पेपर आयोजित हुआ था मेरे भाई। सीईटी के पेपर के अंदर रबी और खरीफ वाला प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था, पशु वाले में भी बार बार पूछा जा रहा था, हर एग्जाम में ये प्रश्न बार बार आता है। तो रबी की फसलों के नाम लिखो, गेहूं, जौ, चना, सरसों। देखो लिखो, गेहूं, जौ, चना, गेहूं, जौ, चना, सरसों, जो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। सूरजमुखी, ये क्या हो गई आपकी रबी की फसलें हो जाती है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, और सबको पता है बाजरा है वो सर्दियों में नहीं बोया जाता है। तो आंसर सबको पता चल गया। इतने सरल उस बच्चे के लिए है जिसने कंटेंट अच्छे से पढ़ रखा हो। फिर यहां पर हम बात करेंगे आपके, देखो खरीफ की फसलों के अंदर, तो ये मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास। मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, कपास हो गया, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना। मूंगफली बहुत इंपॉर्टेंट फसल, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, और इसके साथ साथ आपके कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये हो गया। अब इसमें ये फसल भी बार बार पूछी जाती है, जैसे मूंगफली कौन सी फसल है, कपास किस ऋतु में बोई जाती है। भाई सर्दियों में, गर्मियों में बोई जाए, सर्दियों में काटी जाए, वो आपके कौन सी है, गर्मियों में बोई जाए और सर्दियों में के टाइम से पहले काट ली जाए, ये खरीफ वाली होती है। तो ऐसे प्रश्न आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्न लैब असिस्टेंट 2025 में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा यहां पर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। ये राजस्थान के जितने भी अनुसंधान केंद्र है उससे संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। सरसों अनुसंधान केंद्र हो गया, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र हो गया, ऊन वाला हो गया, जगह जगह इतने अनुसंधान केंद्र, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर भरतपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 1993 के अंदर भरतपुर के अंदर की गई थी। सरसों भरतपुर में बहुत ज्यादा होता है, वहां पर जाके देखो उसकी क्या है ना, तेल की जो तेल निकालने का काम वगैरह सरसों का बहुत ज्यादा होता है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए सरल हो गया। देखो पशु गणना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पशु गणना और जनगणना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो रिपोर्ट आती है या वन रिपोर्ट जो आती है वहां से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो पशु गणना जो 2019 की है उसके आधार पर एक प्रश्न पूछा गया था। यह पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक जो भैंस है, भैंस की संख्या राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है, यह प्रश्न पूछा गया था। तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, भैंसें सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है। लैब असिस्टेंट बनना है या नहीं बनना है वो आज डिसाइड होगा। आज तुम लोग जितना पढ़ोगे अभी से उसी से डिसाइड होगा कि लैब असिस्टेंट कौन बच्चा बनेगा। तो जयपुर के अंदर भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ हम बात करें गाय की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, जैसे गाय हो गई, गाय के साथ साथ आपके ऊंट हो गए, घोड़े हो गए, ऊंट हो गए, घोड़े हो गए, ऊंट, घोड़े, गधे, ये राजस्थान में किन किन जिलों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे हम गाय की बात करें तो गाय सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो सर्वाधिक गाय पाई जाती है आपके उदयपुर के अंदर। कहां पाई जाती है, उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा गाय। ऊंट कहां पाए जाते हैं, जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ घोड़े बीकानेर के, घोड़े आपके कहां के, बीकानेर के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और गधों की संख्या की बात करें तो बाड़मेर के अंदर गधे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। गधे और भेड़, खैर ये पशु गणना के ऊपर आधारित प्रश्न है, एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं। एग्रीकल्चर वालों का थोड़ा लफड़ा है, देखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आएगा तब बताऊंगा तुम लोगों को। इनमें से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। कहने का मतलब है मीठे पानी की झील, मतलब यहां पर कौन सी एक खारे पानी की झील है, ऐसा मतलब कहने का है। तो पिचोला है, पुष्कर है, आना सागर है, ताल छापर है, साड़ी का पल्लू, कुत्ता, फाड़े, ता से ताल छापर। यहां पर दिए गए ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी नंबर जो चूरू के अंदर स्थित झील है
वह आपकी खारे पानी की झील है। देखो ट्रिक है एक, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, साड़ी का पल्लू है ना, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, तो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े ऐसे करके ट्रिक है। तो सांबर हो गई, ये आपकी क्या है, खारे पानी की झील है। ये सारी की सारी क्या है, खारे पानी से संबंधित झीलों की ट्रिक है। डी से आपका डीडवाना, कौन सी झील हो गई, डीडवाना वाली झील हो गई। का से कावोद झील हो गई आपकी। प से पचपदरा झील हो गई, कौन सी वाली, बालोतरा के अंदर पचपदरा हो गई। बीकानेर की लूणकरण सर हो गई, और आपकी ताल छापर हो गई, त से ताल छापर हो गई। और इसी के साथ साथ आपकी फड़ौदी हो गई है ना, फड़ौदी के अंदर स्थित है। तो ये डेगाना हो गई। तो मतलब अलग अलग झीलें हैं। हाँ, ये फर्स्ट क्लास है कि लैब असिस्टेंट की। अरे YouTube पर तो मैं कुछ क्लास लगाता रहूंगा, बाकी एप्लीकेशन के अंदर रात को रोज 9 बजे ज्योग्राफी की क्लास होती है, और 10 बजे होम साइंस की क्लास होती है, और 8 बजे रात को साइंस की रोजाना क्लास तुम्हारे आती है। तो ये आपको याद रखना है ना। तो ये याद रखे, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब कोर्स के बारे में जो पूछ रहे हैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तो ऐप को डाउनलोड करना है। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो आपको कैटेगरी दिख रही है यहां पर कोर्स वाली, इस कोर्स के ऊपर क्लिक करना है आपको, और अंदर जाओगे। सबसे पहले तो यार ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना, साइन अप की प्रोसेस पूरी कर लेना। साइन अप में आपका नाम, जिला वगैरह, फोन नंबर सब डालने पड़ते हैं। उसके बाद में आपको कोर्स वाली कैटेगरी पे क्लिक करना है। सेकंड नंबर का जो कोर्स है वो आपके लैब असिस्टेंट का है। लैब असिस्टेंट कोर्स में जाकर के बाय नाउ पर क्लिक करना है। 1499 रुपए के अंदर आपको क्या मिल रहा है, राजस्थान जीके भी मिल रहा है, पूरा राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइकोलॉजी, और इसके साथ साथ जो आपका सब्जेक्ट है वह भी उसके अंदर मिल रहा है। सर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप करो 898955982723 पर व्हाट्सएप कर लो, कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप कर देना मुझे, मैं खुद रिप्लाई देता हूं, है ना। कोई कोचिंग का मालिक रिप्लाई देता है क्या, मैं कोचिंग नहीं हूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम लोगों को पढ़ाने का काम करता हूं। तो प्लीज, मैं कोचिंग नहीं हूं, मुझे कोचिंग वाला ना माने, आप लोगों को हमेशा गाइडेंस देता हूं। आप कॉल करें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, या वॉइस कॉल व्हाट्सएप का तो लगेगा। खैर, ये आपका साइंस वाला है, पहले 500 विद्यार्थियों के लिए फीस रखी गई है। उसके बाद में आपका ज्योग्राफी प्लस राजस्थान जीके, ये भी पहले 500 विद्यार्थियों के लिए ही 1499 फीस है। न्यू ईयर के बाद में ये फीस बढ़ जाएगी। ये होम साइंस और राजस्थान जीके का कोर्स भी उसी लाइव, इस पे क्लिक करोगे तो सारे कोर्स मिल जाएंगे। अब जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हम आपकी कोचिंग कहां चलती है बेटा, ऑनलाइन नहीं है, अपनी सारे काम ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, ठीक है। तो जिन भी बच्चे को ज्वाइन करना है फटाफट बैच ज्वाइन करें। सर क्लास से कब से स्टार्ट हुई, हर एक बैच में 3-4 क्लास ही हुई है अभी तक, अभी स्टार्ट हुआ है। फटाफट जाओ, लाइव होने के बाद में वो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती है। और इसके जो नोट्स कहां मिलेंगे सर, नोट्स हर एक वीडियो के नीचे क्लिक करना, हर एक क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स को पढ़ो, रजिस्टर डालो सब्जेक्ट का एक, और एक जीके का 2 रजिस्टर डाल के अभी से पढ़ना शुरू करो। 1 साल बाद में सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। तो कह दो एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। लिंक ऐप का मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना आज ही वीडियो कोर्स को। निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश बाजरा बोया जाता है, कृषि जलवायु प्रदेश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान के कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान इसमें बोया जाता है, किसमें, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंदर। जैसे कृषि जलवायु प्रदेश की हम बात करें बेटा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। कृषि जलवायु प्रदेश की हम बात करें तो ये देखो, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, एक सी वाला है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे बड़ा कौन सा है, एक सी है। सबसे छोटे की भी बात आती है तो सबसे छोटे की बात करें तो 4B है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ये कृषि जलवायु प्रदेश, इसमें बाजरा बोया जाता है एक सी के अंदर। किसमें बोया जाता है, एक सी के अंदर। 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, कितने, 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। और ये यहां से एक प्रश्न पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। मैं तुम्हें लैब असिस्टेंट बैच के अंदर ज्योग्राफी
साइंस वाले बच्चों को ज्योग्राफिक मतलब साइंस वाले सब्जेक्ट के राहुल सर पढ़ाएंगे, जीके पूरा इंडिया जीके, राजस्थान जीके मैं पढ़ाऊंगा, क्यों टेंशन लेते हो? ठीक है, कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कोर्स आपके जून 2025 से पहले पहले कंप्लीट कर देंगे, 6 महीने आपके पास बचेंगे, फिर रिवीजन पे रिवीजन। हाँ, टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी, जिसमें 20 से 25 टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे वीडियो कोर्स के अंदर, आपको अलग से नहीं, उस बैच के अंदर फ्री दिए जाएंगे, अलग से फीस नहीं ली जाएगी। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया है, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा ये देखो, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया आपका आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान 4B, 4B ये रहा आर्द्र दक्षिणी मैदान 4B। जो ये वाला है ना, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला, सबसे छोटा है और ये बड़ा है, तो ये आपका सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा हो गया। और राजस्थान के कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? यहां से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। लैब असिस्टेंट के अंदर इस एक टॉपिक से 2 प्रश्न आ गए, इस एक टॉपिक से 2 प्रश्न आ गए। इतना शानदार ये प्रश्न हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो गया? आर्द्र दक्षिणी मैदान। कौन सा हो गया? आर्द्र दक्षिणी मैदान, बी ऑप्शन। 7 का कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। और हर रोज रात को क्लास होती है 8, 9 और 10 बजे। 8 बजे साइंस की क्लास, 9 बजे ज्योग्राफी और 10 बजे होम साइंस की क्लास माइंड मैप ऐप के अंदर होती है। नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिन भी बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है नोटिफिकेशन उन्हीं को ही मिलता है, पेड बैच है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है अंतः प्रवाही नदी नहीं है? अंतः प्रवाही नदी मतलब जो आपके ना तो अरब सागर में मिलती है, ना बंगाल की खाड़ी में मिलती है। हम ऐसे बात करें, जो ना अरब सागर में गिरेगी, ना बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी, केवल और केवल राजस्थान के अंदर ही बहने वाली नदियों को अंतः प्रवाही नदी कहेंगे। तो आपके दिए गए ऑप्शन में मेंढा, वाकल, खंडेला, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया आपके वाकल है, वो अंतः प्रवाही नदी नहीं है। अंतः प्रवाही नदियों के कुछ नाम हैं, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। राजस्थान की अंतः प्रवाही नदियां कौन कौन सी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर ही बहती है, बाहर नहीं जाती है? अंतः प्रवाही नदियों के नाम। इस बार लैब असिस्टेंट में ये प्रश्न जो पूछा गया है, अगली बार जब लैब असिस्टेंट का पेपर होगा तो यहां से नया प्रश्न भी पूछा जाएगा, इसी में से पूछा जाएगा, वापस से अंतःप्रवाही नदियों के नाम दिए जाएंगे। सभी बच्चे जो इस क्लास को देख रहे हैं वह इस क्लास को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा ले आज की इस लैब असिस्टेंट क्लास को। ये आपके लिए रामबाण है कि जीके की तैयारी कैसे करनी है। अंतःप्रवाही नदियों में घग्गर है, कांतनी है। देखो, एक तो घग्गर जो हनुमानगढ़ उत्तरी राजस्थान घग्गर हो गई, आपकी कांतली नदी हो गई, काकने नदी हो गई, है ना, काकने नदी हो गई। इसके साथ साथ हम बात करें साबी, रूपारेल, मेंथा, साबी हो गई, रूपारेल हो गई, कौन सी रेल? रूपारेल, और मेंथा हो गई। तो ये आपकी सब अंतःप्रवाही नदियां हैं। वाकल इसमें अंतःप्रवाही नदी नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट मेरे प्यारे भाई, सबसे इंपोर्टेंट जो टॉपिक है ज्योग्राफी वाला, कृषि जलवायु प्रदेश, जिसकी फोटो मैंने लगा दी है, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। यहां से प्रश्न पूछा गया, ये 50 प्रश्न पढ़ लोगे आज तो भी अपने आप को ऐसा फील करोगे कि सर मजा आ गया, इतने सारे जीके के क्वेश्चन आपने करवा दिए। और रिकॉर्ड फॉर्म में, लाइव होने के बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती है मेरे भाई, चिंता न करें। अब यहां पर सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा था, अभी हमने बात की थी, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर हो गया बी, अति शुष्क सिंचित प्रदेश, जो जैसलमेर वाला, ये मैंने बात कहा, एक सी वाला, ये वाला, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं सांबर झील के अंदर मिलती है? इंपोर्टेंट है, अभी सीईटी वाले पेपर में आया था, पशु परिचर में भी पूछा गया, पिछले साल लैब असिस्टेंट में भी आया था। सांबर झील, हम इनकी बात करें तो ये जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर ग्रामीण। नए जिलों के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो मेरे भाई। पूरे राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट वाले जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, तुम्हें कोई पर्सनली गाइडेंस नहीं देगा। एक बार तुमने कोर्स खरीद लिया, फिर भले ही तुम चिल्लाते रहना, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। तो पैसे जब लगा ही रहे हो तो ऐसी जगह लगाओ ना जहां टीचर से संपर्क हो, जहां तुम्हें क्लास डेली मिले, जहां कंटेंट बढ़िया, नोट्स हाथ से लिखाए हुए हो, है ना। तो ये माइंड मैप पे ही मिलेंगे। सांबर झील की हम बात करें, ये क्या है बेटा? ये है गुरुजी सांबर झील। कौन सी वाली झील है? ये है सांबर झील। अब इस सांबर झील में 4 नदियां आकर के गिरती हैं। कितनी नदियां आकर गिरती है?
उत्तर से आपकी जो नदी आके गिरती है वह है आपकी कौन सी, खंडेला से। हम बात करें निम्न से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। ये प्रश्न सरल है, जब आप बैच पढ़ोगे तब आपको सरल लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई, पहले आपकी हम बात करें तो खंडेला हो गई है ना, खंडेला से जो आपके मेंथा हो गई। इधर से हम बात करें तो एक आपकी कौन सी हो गई, जयपुर से मेंथा हो गई, सीकर से खंडेला हो गई। तो ये नदियां जो कांतली ये वाली जो नदियां है आपके खंडेला से निकल के आती है, एक सीकर से, एक आपके मेंथा आती है, एक आपकी रूपनगढ़ आती है नीचे से, है ना। कौन सी नदी आती है, रूपनगढ़ बेटा, रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ क्या, ये आपकी जो है याद रखिएगा। और एक आती है खारी नागौर से, कौन सी आती है, खारी नदी आती है। तो ये नदियां, चार नदियां आकर गिरती है। मेंढा हो गई, कौन सी नदी मिलती है ये पूछा गया है, तो मेंढा है, ये हो गई मेंढा या मेंथा हो गई, ये राइट आंसर हो गया, मेंढा या मेंथा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है वो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर के प्रवाहित होती है। जयपुर से प्रवाहित होने वाली नदियों में बाणगंगा नदी है, और सीधा सा प्रश्न है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। जब आप बैच में पढ़ोगे तो बाणगंगा उनकी सहायक, और बाणगंगा जो बेसिन जो है, बाणगंगा नदी का जो बेसिन है वह कहाँ बहती है, उसकी सहायक कौन सी है, इसके ऊपर बांध कौन से बने हुए, सब कुछ बात करेंगे। बाणगंगा नदी के उपनाम है, वो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं, इसी को ही अर्जुन की गंगा कहते हैं, याद करिएगा। इस नदी की उपनाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी, इसे कहते हैं आपकी अर्जुन की गंगा। अर्जुन ने बाण मार के इसको, है ना, बाण मारा, जमीन पे पानी निकाल दिया, इस तरह से अर्जुन की गंगा। इसे ताला नदी भी कहते हैं, है ना, ताला नदी भी कहते हैं। इसे रुंडित नदी भी कहते हैं, है ना, रुंडित नदी भी कहते हैं। ये सभी इसके नाम हैं, किसके हैं, बाणगंगा की, जो जयपुर में बहती है और बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, बैराट की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी से इसका क्या होता है, बैराट की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और दूसरी बात याद करिएगा, इसके ऊपर बांध बने हुए हैं, जैसे जमवा रामगढ़ बांध बना हुआ है, अजान बांध बना हुआ है। जमवा रामगढ़ बांध इसके ऊपर कहां बना हुआ है, जमवा रामगढ़, और एक बना हुआ है अजान बांध। तो ये तो बना हुआ है आपके जयपुर के अंदर, ये बना हुआ है जयपुर के अंदर इस नदी पे, और ये बना हुआ है आपके भरतपुर के अंदर। कौन सा, यहां भी प्रश्न पूछा जाते हैं दोनों। तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो A to Z चीजें पढ़ाऊंगा, आप आराम से उनका आंसर दे सकते हो। कौन सी नदी जयपुर से होकर बहती है, राजस्थान की नदियों से प्रश्न आते हैं, ये भी ऐसे प्रकार के। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। पाकिस्तान से मिलने वाले जिलों की हम बात करें तो आपको सीधे सीधे आपको राजस्थान का मैप के माध्यम से, जब मैं आपको ऐप में पढ़ाता हूं तो राजस्थान के मैप के माध्यम से इस तरीके से पढ़ाता हूं, तब आप इसको ऐसे देखोगे बेटा, तो यहां देखो पाकिस्तान से सारे जिले दिए गए, तो आपके जोधपुर है उसकी सीमा आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान से नहीं मिलती है। तो पाकिस्तान से किसकी कितनी सीमा लगती है, से गंगानगर है तो 210 है, 210 है, बीकानेर 168 है, 210 बीकानेर हो गई तो 168, बीकानेर हो गई तो ये 168 किलोमीटर, ये 210 किलोमीटर। और इसके साथ साथ हम बात करें बाड़मेर की, ये जो सीमा है ना, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, अभी खैर नया जिला अनूपगढ़ बन गया है, और गंगानगर, अनूपगढ़ आपके गंगानगर और बीकानेर वाले पार्ट को मिला करके बनाया गया, तो ये याद रखना है। तो यहां पर दिए गए में आपका बाड़मेर 228 किलोमीटर है, बाड़मेर 228 किलोमीटर सीमा लगती है। उसके साथ साथ 464 जैसलमेर की सीमा लगती है, 464 किलोमीटर जैसलमेर की सीमा। तो भूगोल के अंदर हम राजस्थान की स्थिति, विस्तार और भौतिक प्रदेश वगैरह सब पढ़ेंगे, तो बस इसमें ऐसे प्रश्न बहुत सरल है, आराम से हल कर सकते हो। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा आपका सही नहीं है, प्रश्न पूछने का तरीका देखो कि कौन सा सही नहीं है। वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान की ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा गया है, और कौन से जिले में स्थित है, आपका शेरगढ़ है सिरोही में, गलत बात है। शेरगढ़, शेर को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, शेर को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, शेर को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, है ऐसा कहता है, या शेर बाहर अगर चला गया तो खा जाएगा सबको, है ना। तो शेर है वो बाहर ही विचरण करता है, इस टाइप से कुछ याद रखो दिमाग के अंदर, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इस तरीके से याद करवा दूंगा। यही आपका असुमेलित है। ताल चापर आपका छुरू के अंदर है, जो कृष्ण मृगों के लिए जाना जाता है, किसके लिए, काले हिरणों के लिए जाना जाता है। और इसके साथ साथ आपकी कुर्जा भी यहां पर आती रहती है,
तो कुर्जा और काले हिरणों के लिए ताल छापर, यहां पर खारे पानी की झील भी है जिसका आकार सिकुड़ रहा है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। राम सागर धौलपुर के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सज्जनगढ़ है आपका उदयपुर के अंदर है। यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है बासंधरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बासंधरा पहाड़ी। ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था कांस्टेबल वाले पेपर के अंदर कि बासंधरा की पहाड़ी कहां पर है? आपके सज्जनगढ़ उदयपुर। आगुचा गुलाबपुरा, आगुचा गुलाबपुरा जो खनन क्षेत्र है ये निम्नलिखित में से कौन से जिले के अंदर है? क्वेश्चन नंबर आपका 14। आगुचा गुलाबपुरा जो है आपका सीसा जस्ता के खनिज के लिए फेमस है। किसके लिए? सीसा जस्ता के खनिज के लिए फेमस है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सीसा जस्ता के, याद करो मेरे भाई, सीसा जस्ता के खनिज के लिए, सीसा जस्ता खनिज के लिए फेमस है। और आगुचा गुलाबपुरा जो खनन क्षेत्र है, राजस्थान की ज्योग्राफी में खान और खनिज, यहां से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। आप लोगों को ऐसे प्रश्न तैयार करने, जब आप पढ़ो ना ज्योग्राफी या हिस्ट्री कल्चर, तो इन प्रश्नों को देख करके फिर तैयारी करना। अभी तो 4 पेपर और आयोजित हुए हैं, वो उस टाइम में वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा मेरे प्यारे सभी दोस्तों को कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। हमेशा सिलेबस दिमाग में रखो, पिछले प्रश्न पत्र दिमाग में रखो और फिर तैयारी करो। सिलेक्शन डंके की चोट पे होगा। फिर वीडियो कोर्स के अंदर पढ़ो और नोट्स बनाओ कि ऐसे ऐसे प्रश्न सर आते हैं। सोमवार से शनिवार 6 क्लासें लूंगा। रविवार को तुम सबको, मेरी कसम है, रविवार को तुम सभी साथियों को जितना 6 दिन में पढ़ाया है वो 6 क्लासें देखनी है वापस डबल स्पीड में, और नोट्स जो बना रखे उसका रिवीजन करना है। फिर मैं भी देखता हूं ये लैब असिस्टेंट है ना क्यों नहीं निकलता। हर बच्चे का निकलेगा, जो बढ़िया तैयारी करेगा, जो मेरी बात मानेगा उसका तो निकलेगा। ठीक है मेरे भाई। सर सबसे हार्ड टॉपिक ये, अरे कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा ना क्लास में, सब कुछ याद करूंगा, चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है वो आपका देखो, राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का आंसर करो। दिए गए प्रश्न में से आपका राजस्थान का कौन सा जिला अब्रक के लिए फेमस है? बताओ। अरे अब्रक के लिए, अब्रक जिसका उपयोग विद्युत के क्षेत्र में किया जाता है, खंड है ना। सारे बैच की वैलिडिटी कितने की है? अरे मेरे भाई जब तक पेपर नहीं हो जाता, भले ही 2 साल में पेपर हो, 1.5 साल में पेपर हो, तब तक तो रहेगा ही रहेगा। 1 साल के अंदर अगर पेपर हो जाता है तो 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। और वैसे तुम्हारा लैब असिस्टेंट का पेपर 1 साल के बाद में होगा, तो मैं तुम्हें वो वैलिडिटी एग्जाम तक दे रहा हूं, आराम से पढ़ो। कोई तुम्हारा कोर्स बंद नहीं करेगा। सीधा मुझे फोन मिलाना कि सर मेरा बंद हो गया, बंद होगा ही नहीं ना, हम ऑटोमेटिक वैलिडिटी बढ़ा देते हैं 1 साल के बाद में। ठीक है, टेंशन मत करो। हाँ, इस प्रश्न का आंसर है भीलवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अरे मैं कोई व्यापार करने नहीं बैठा मेरे भाई, ये तुम ऐसी बात कभी मत सोचना। एक डॉक्टर होता है, ऐसा अच्छा डॉक्टर होता है ना, वो हमेशा यही कहता है यार कोई व्यापार करने थोड़ी बैठा हूं। ठीक है, डॉक्टर की फीस होती है नॉमिनल, वाजिब दाम है, इतना सस्ता भी नहीं होता उसका पेशा और हमारा पैसा भी। तो एक नॉमिनल फीस होती है, तो वो देने के बाद में तुम ये मत सोचो कि सर हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। डॉक्टर है, शिक्षक है, वो अच्छा काम करने के लिए बैठे होते। परचूनी की दुकान वाले थोड़ी है कि तुमसे ज्यादा रुपए वसूल कर ले, वो बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती। हाँ, ये दुकान वाले जो बैठे रहते हैं ना, ये ज्यादा वसूलने वाले होते हैं। मुझे कभी पर्सनली फील होता है कि मैं व्यापारी नहीं हूं, है ना, मैं बेचने वाला नहीं हूं, कम फीस के अंदर, ताकि ऐप के भी खर्चे होते हैं, कंटेंट राइटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, ऐप का खर्चा आ जाता है महीने का बहुत बड़ा खर्चा, तो वो खर्चा निकालना पड़ता है। कई सारे काम धंधे होते हैं, तो वो से निकल जाते हैं नॉमिनल फीस में। हमने उतनी फीस रखी है जिससे अपना खर्चा निकल जाए। मैं चाहता तो ये मार्केट के अंदर जैसे 4000 में लैब असिस्टेंट का कोर्स मिल रहा है, 4000 के अंदर, अब उनसे ज्यादा प्रश्न मैं मिला के दिखाऊंगा। लैब असिस्टेंट का जब पेपर होगा, सब्जेक्ट के अंदर और जीके के अंदर 90% से भी ज्यादा हूबहू प्रश्न। अब जो महंगा कोर्स बेच रहे हैं उनकी औकात नहीं है कि वो 90% के प्रूफ भी दे दे, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम, मतलब जब वो शिक्षा के लिए अच्छा काम कर रहा हूं मैं, तो मुझे ये फील आता है अंदर से कि बच्चों का भला हो रहा है, उससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, यहां ध्यान रखो, 80% की कट ऑफ का टारगेट लेके चलना है। भीलवाड़ा राइट आंसर हो गया, अब्रक का भीलवाड़ा हो गया। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के हिसाब से अवरोही क्रम में सही है? अरावली पर्वत श्रृंखला, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश से ये प्रश्न आया है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश
और राजस्थान के भौतिक प्रदेश तुम लोगों को मैं कभी YouTube पे शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी ऐप के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, चिंता ही मत करो। अभी भौतिक प्रदेश ही चल रहा है, राजस्थान का परिचय हो गया है, भौतिक प्रदेश चल रहा है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान के बीचों बीच निकलती है, उसकी जो है पहाड़ियां हैं आपको याद रखनी है, सबसे ऊंची चोटियां हैं वो याद रखनी। तो गुरु से दिल जरा अचल, ऐसे याद करो, थोड़ा सा याद करो इसमें। ये हो गया गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो गई, ये शेर हो गई, ये आपका दिलवाड़ा हो गया, ये आपका जरगा हो गया, जरगा पर्वत हो गया, ये आपकी अचलगढ़ छोटी हो गई। कौन सी हो गई? अचलगढ़। अब तुम लोग खुद ही बताना, जब मैं ऐसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ूंगा तो तुम आराम से याद होगा, है ना। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक कर देवे। मजा आ रहा है ना सभी को? 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नंबर आ जाएंगे कि सीईटी में 50 क्वेश्चन से तो मामला बैठेगा नहीं। सीईटी में ज्यादा नंबर कैटेगरी पे डिपेंड करता है, वैसे 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा सीईटी ग्रेजुएशन का। गुरु शिखर की बात करें तो आपके 1722 मीटर है, 1722 मीटर हो गया। शेर की बात करें तो शेर आपकी सिरोही के अंदर है, 1597 मीटर है, और ये सिरोही के अंदर है, ये छोटी पर्वत की छोटी। और देलवाड़ा की बात करें तो देलवाड़ा आपका 1442 है, दिलवाड़ा है आपका 1442, ये भी सिरोही के अंदर है। जरगा पर्वत उदयपुर के अंदर है, और जरगा पर्वत की जो ऊंचाई हो जाती है वो आपका 1431 मीटर हो जाती है, 1431 मीटर हो जाती है, और ये उदयपुर के अंदर है। अचलगढ़ है तो वो सिरोही के अंदर हो गया। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1380 मीटर है, 1380 मीटर। अब ये कैसे याद करेंगे, वो ऐप के अंदर मेरे ऊपर छोड़ दो कैसे पढ़ाना है। दिन रात काम करता हूँ, रोज 9 घंटे क्लास लेता हूँ, 9-10 घंटे क्लास लेता हूँ, हर क्लास के लिए आधे घंटे पढ़ के जाता हूँ क्लास के अंदर, 15-15 घंटे स्टूडियो में बैठा रहता हूँ। यूं नहीं कि दूसरा काम धंधा करूँ, साइड में कोर्स भी बेच लेते हैं, नहीं भाई, काम ही एक ही है, बच्चों को पढ़ाना। तो पूरे जिंदगी उनको ही समर्पित है, ऐसा नहीं कि इधर उधर का कोई काम। तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी बताओ कौन सी है? जैसे हम बात करें अवरोही क्रम पूछा गया, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, इसका मतलब हुआ घटता क्रम, ऊंचे से नीचे की ओर जाओ। तो शेर आएगा सबसे पहले, कौन सा आएगा? शेर आएगा, क्योंकि इसके बाद शेर ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या हो गया? बी हो गया, सबसे पहले बी आएगा, शेर। शेर के बाद में दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद में जरगा जी, जरगा के बाद में अचलगढ़। ये आराम से प्रश्न हल कर सकते हो। जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ाऊंगा, सारी छोटियां कराऊंगा, तब तुम आराम से कर सकते हो। ओके अक्षिता, ओके नमस्कार अशोक, ओके नमस्ते सभी बच्चों का स्वागत है बेटा। इधर देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? राजस्थान के अंदर ही सीमित कौन सी नदी का प्रवाह सीमित है? चंबल है तो राजस्थान से बाहर है, लूणी है तो वो आपकी अरब सागर की तरफ जाएगी, माही है तो भी ये बाहर है। तो राजस्थान के अंदर केवल और केवल बनास का मैदान, मतलब बनास का जो बेसिन है वो है, बनास बेसिन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बनास हो गया। ये खमनौर राजसमंद से निकलती है। कहां से निकलती है? खमनौर की पहाड़ियां हैं, और ये खमनौर की पहाड़ियां कहां पर है? राजसमंद के अंदर। ये मैप के माध्यम से पढ़ूंगा तब आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ये यहां से इसका क्या होता है? उद्भव होता है, यानी यहां से ये निकलती है। उसके बाद में बात करें तो ये नदी आपके सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर, आपके सवाई माधोपुर के अंदर चंबल में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। तो कहने का मतलब है सिर्फ राजस्थान में ही बहती है, उसके बाद मिल जाती है आगे। नेक्स्ट, रावत भाटा जो आणविक ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? भारत का दूसरा जो परमाणु संयंत्र की हम बात करें तो 1975 में कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ था, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। 1975 के अंदर कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ था, कनाडा के सहयोग से। अब ये प्रश्न एग्जाम में इस बार लैब असिस्टेंट में तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ ये किसके सहयोग से रावत भाटा की स्थापना हुई थी इस परमाणु संयंत्र की? तो भारत का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह है, और सीधा सीधा प्रश्न यहां से पूछ लिया जाएगा अगले वाले लैब असिस्टेंट पेपर के अंदर। नया प्रश्न नहीं बना कि 5 से 10 प्रश्न रिपीट हो जाएंगे ज्योग्राफी, साइंस और होम साइंस के जीके के प्रश्नों में से, तो वो मैं सभी सॉल्व करा दूंगा। एरिडीसॉल, राजस्थान के अंदर ये जो मिट्टियों का समूह है वो एरिडीसॉल है। वो एरिडीसॉल राजस्थान के जलवायु किस जलवायु क्षेत्र में मिलती है? जैसे ये राजस्थान का नक्शा है, जैसे हम बात करें
ये है राजस्थान का मैप। ये राजस्थान का जो मैप है, इसमें हम मिट्टियों के प्रकार अगर देखें तो सबसे पहले एंटीसॉल पाया जाता है। इस तरफ कौन सा पाया जाता है? एंटीसॉल। एंटीसॉल वैज्ञानिक मिट्टियों का जो प्रकार है वो यहां पाया जाता है। उसके बाद एरिडीसॉल अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर यहां पाया जाएगा एरिडीसॉल। एरिडीसॉल अर्ध शुष्क प्रदेश। गुरुजी अर्ध शुष्क कैसा हुआ? बेटा इधर तो रेगिस्तान है जो सूखा प्रदेश है, और इधर अर्ध शुष्क है मतलब कम बारिश होती है, इससे ज्यादा ही बारिश होती है, तो अर्ध शुष्क में एरिडीसॉल पाया जाएगा। फिर आपका एल्फीसॉल, वर्टिसॉल, इधर मैदानी प्रदेश में पाया जाएगा। वो मिट्टी कौन सी है? अल्फीसॉल मिट्टी है। यहां पर आपके मैदानी क्षेत्र में अल्फीसॉल मिट्टी पाई जाती है। अल्फीसॉल। ये हाड़ौती वाला जो प्रदेश है यहां पर वर्टिसॉल पाई जाती है। ये प्रश्न अगली साल लैब असिस्टेंट का पेपर होगा, डेफिनेटली एक प्रश्न आएगा और इसी मैप से आएगा कि कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है। इनसेप्टिसॉल इस प्रदेश के अंदर पाई जाती है। इनसेप्टिसॉल, तो इनसेप्टिसॉल मिट्टी कहां पाई जाती है? तो 5 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण है। यह प्रश्न भी बहुत सरल है। फिर आगे देखिएगा, राजस्थान के अंदर लाल लोमी मिट्टी कहां पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। बना रही लाल पीली अखियां है, मतलब वो एक गाना तुमने सुना होगा, लाल पीली अखियां, तो ये मेवाड़ वालों की, याद रखना कहां से? मेवाड़ वालों की। ठीक है, मेवाड़ वालों की याद रखना। लाल पीली अखियां किसकी? मेवाड़ वालों की। मेवाड़ बोले तो उदयपुर। उदयपुर मैप के अंदर कहां है पता है तुम लोगों को? उदयपुर मैप के अंदर ये रहा। तो बहुत आसान है, मैप भी तुम्हें याद करूंगा। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं ऐप के अंदर तो मैप के माध्यम से ही पढ़ाता हूं। तो यहां पर आपकी लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। लौह तत्व की अधिकता की वजह से इसके अंदर क्या पाया जाता है? लाल रंग पाया जाता है। आयरन है ना, लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग है वो आपका कैसा होता है? लाल होता है। मक्का की खेती के लिए फेमस है। यहां पर इसकी किसकी खेती होती है? मक्का की खेती। और मक्का की खेती आपके दक्षिणी राजस्थान में ही होती है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। 3 नदियों का संगम आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा है। डूंगरपुर या बांसवाड़ा, बताओ सभी बच्चे फटाफट। बांसवाड़ा या डूंगरपुर? भाई एक गांव है नवाटपुरा है। नवाटपुरा या नवाटापरा? तो नवाटापरा है ना, नवाटापरा। नवाटपुरा, ऐसे किताबों में नवाटपुरा लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे वहां के कहते हैं सर हमारे गांव का नाम नवाटपुरा नहीं है, नवाटापरा है। तो नवाटापरा डूंगरपुर के अंदर सोम, माही, जाखम का संगम होता है। किसका होता है? सोम होता है, माही होता है और जाखम। इन 3 नदियों का क्या होता है? एक जगह पर मिलन होता है। जैसे 3 दोस्त एक जगह मिलकर पार्टी नहीं करते, वैसे तो इसी अवसर पर एक मेला आयोजित होता है माघ पूर्णिमा में। जहां ये संगम होता है वहां पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर, माघ पूर्णिमा पर यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। और इस मेले को कहते हैं बेणेश्वर मेला। कौन सा मेला? बेणेश्वर मेला। यहाँ संत माओजी की तपोस्थली है। ये संत माओजी की तपोस्थली है, भक्ति की थी उन्होंने यहाँ पर। तो माघ पूर्णिमा को चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघ पोष माघ फाल्गुन, तो ये महीने भी तुम्हें आने चाहिए। तो माघ पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर मेला लगता है और 3 नदियों का संगम होता है, याद रखना। कुराल नदी, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित से किस नदी से है? जब राजस्थान की नदियों वाला तो प्रश्न है, राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, जब मैं वो पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी के अंदर तब तुम्हें ये बताऊंगा कि कुराल नदी है वो किसकी? बूंदी से निकलती है ना। कुराल नदी का संबंध बूंदी से है और ये किसकी सहायक नदी हो जाती है? तो कुराल है वो आपकी चंबल की सहायक है। किसकी सहायक है? ये आपकी चंबल की सहायक है, जो कहां बहती है? बूंदी के अंदर बहती है। और इस कुराल नदी के संबंध में याद करिए क्या कि बिजोलिया की पहाड़ी भीलवाड़ा से निकलती है। भीलवाड़ा के बिजोलिया पहाड़ी से, भीलवाड़ा के बिजोलिया पहाड़ी से। तो जब हम ऐप में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक क्लास रोज सुबह 10 बजे राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, रोज सुबह 11 बजे राजस्थान भूगोल, रात को 8 बजे साइंस, रात को 9 बजे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट, रात को 10 बजे होम साइंस। रोजाना कक्षाएं सोमवार से शनिवार। सुबह जीके पढ़ो, रात को सोने से पहले क्लास देख के सो। और एक बच्चा जो रील देखता रहता है रात को ऐसे ऐसे फोन में, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, उसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। और सिलेक्शन तो उस बच्चे का होगा जो
क्लास देख के सोएगा, उसको सपना भी ऐसा आएगा कि मैं घर वालों का सपना पूरा कर रहा हूं, है ना। तो मेरे प्यारे भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। नौकरी लेना है तो यूं सपना देखने से नौकरी नहीं मिलती है, मेहनत करते हैं उसी का ही रिजल्ट आता है। जो बच्चा या बच्ची मेहनत करेगा आज से ही 1 साल तक उसका रिजल्ट आएगा। और जो सोचता है कि सर बाद में पढ़ लेंगे 2-3 महीने में, उसमें सिलेक्शन नहीं होता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? देखो डेट याद करो, एक तो है 22 मार्च की डेट है, ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। 22 मार्च है, 22 अप्रैल है और इसके साथ साथ आपका 22 मई है। तो हम इसकी अगर बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस। अप्रैल में कौन सा मनाया जाता है? थोड़ा बड़ा नाम याद कर लो, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मार्च जल। मई में मनाया जाता है आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे क्या क्या जैसे गुरुजी ट्रिक से याद करवा दो। वाटर डे हो गया, अर्थ डे हो गया, बायोडाइवर्सिटी डे हो गया। तो ट्रिक क्या हो गई? वेब। अरे वेबसाइट तो तुम्हें पता ही होगी ना। हाँ गुरुजी पता है। तो मार्च अप्रैल और मई के अंदर, मार्च अप्रैल और मई, हाँ मार्च अप्रैल और मई को कौन सा मनाया जाता है? मार्च अप्रैल और मई को मनाया जाता है वाटर डे, अर्थ डे और बायोडाइवर्सिटी डे। ऐसे याद करोगे ना, सही जगह पढ़ना पड़ेगा। यूं नहीं मार्केट में 3-3 हजार 4-4 हजार फीस दिए लैब असिस्टेंट, वहां से पढ़ेंगे, वहां से तुम्हें कोई पूछने वाला ही नहीं मिलेगा। भले ही फीस ज्यादा देख दिया आ जाना, यहां पर आधे से भी कम फीस रखी गई है, जीके पूरा, सब्जेक्ट पूरा। तो तुम सोचो कि तुम्हें कहां पढ़ना है, ठीक है, ये डिसाइड करना तुम्हारा अधिकार है। प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब शुरू हुआ था? राजस्थान की ज्योग्राफी में वन्य जीव जंतु वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर की हम बात करें, ये 1973 के अंदर शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। हाथी संरक्षण के लिए कब शुरू हुआ था प्रोजेक्ट? हाथियों के लिए 1992 के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। इसके साथ साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मगरमच्छ के लिए 1975, मगरमच्छ के लिए 1975 हो गया। इसके साथ एक और लिखो, ऊंट संरक्षण के लिए, भाई ऊंटों को बचाने के लिए आपका 2014 के अंदर इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? ये अभी प्रश्न पूछा गया था। वन्य जीव, राजस्थान इंडिया का जो हम बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो कब का है? 1972 का है। पर्यावरण अधिनियम कब का है? 1986 का है आपका पर्यावरण अधिनियम। ऐसे प्रश्न अगली बार लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। पर्यावरण अधिनियम कब का है? 1986 का है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न तो पूछे जाते हैं। आगे बढ़े। राजस्थान के अंदर जो स्वर्णिम चतुर्भुज है निम्न में से कौन से शहर से निकलता है? राजस्थान के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज है कौन से शहर से निकलता है? ऐसे हम बात करें जयपुर, अजमेर, उदयपुर। जयपुर, अजमेर और उदयपुर, अजमेर और जयपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर, इन 3 से निकलता है राजस्थान के अंदर। स्वर्णिम चतुर्भुज आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इंडिया के 4 बड़े शहरों को, है ना, इनको मिलाता है। तो ये हो गया आपकी मुंबई, ये हो गया आपका दिल्ली, ये हो गया आपका कोलकाता और ये हो गया आपका चेन्नई। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको मिलाता है। याद रखिएगा 13 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने स्टेट से होकर गुजरता है? 13 राज्यों से होकर गुजरता है। तो राजस्थान के अंदर ये 3 जिले आप लोगों को याद रखने। ये भी जब हम परिवहन पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर, तब तुम्हें ये प्रश्न भी नहीं छूटेगा, आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, सुझाव दीजिए सर मुझे, मैं तैयारी करना चाहता हूं। बेटा व्हाट्सएप कर देना 8955982723, तुम्हारा भाई तुम्हें रिप्लाई करेगा। और किसी को ज्यादा डाउट हो तो संडे को शाम को 4 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हो। मैं सभी बच्चों से बात करता हूं संडे को। आप बाकी दिन तो व्हाट्सएप तुम्हारे आ जाते हैं। मैं रोज 10-10 घंटे क्लास लेता हूं, 5 घंटे उनकी प्रिपरेशन में लगते हैं, 15-15 घंटे मैं खुद बिजी रहता हूं। तो जब भी मैं सुबह, शाम, दोपहर, रात में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बच्चों के रिप्लाई छोड़ देता हूं। तुम्हारे मतलब सैकड़ों मैसेज आए होते हैं रोजाना, 500, 700, कभी 1000। तो उनमें से 100-200 को, मतलब 100 में से सुबह, 100-150 दोपहर को, फिर शाम को, ऐसे रिप्लाई करता रहता हूं। संडे को तुम मुझे शाम को आराम से कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। मैं सभी बच्चों को समय भी दूंगा संडे के दिन, और बाकी दिन तुम्हें मैसेज के माध्यम से रिप्लाई कर दूंगा। अब देखो, राजा अजमल जी किस लोक देवता के पापा थे? हाँ, माता मैणा दे अजमल जी और पिताजी, और नेतल राव भरतार, रानी नेतल
माता मैना दे, पिता कौन है? अजमल जी। तो रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? अजमल जी था। और तंवर वंशी राजपूत थे। क्या थे? तंवर राजपूत। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। रिखिया होते हैं तो मेघवाल जाति के इनके भक्त होते हैं। नेजा होती है तो बाबा की क्या होती है? ध्वज होता है बाबा का, उन्हें कहते हैं। पगलिया क्या होता है? बाबा का जो पगलिया जो है वो होते हैं बाबा के जो है पैरों के निशानी जो होती है, प्रतीक जो होता है इनका, वो पगलिया होता है। और भी बहुत सारे, जैसे इन्होंने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ चलाया था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, कामड़िया पंथ किसने चलाया? और कामड़िया पंथ के लोग क्या करते हैं? 13 ताली डांस करते हैं कामड़िया पंथ की महिलाएं। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, राजसमंद जिले में स्थित जो आपका मोलेला गांव है, ये मोलेला गांव किसके लिए जाना जाता है? ये मिट्टी की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। इस मिट्टी की मूर्तियों को टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? टेराकोटा कहते हैं। यह भी तुम लोगों को याद रखना है। राजसमंद जिले का जो मोलेला गांव है वो मिट्टी की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। आपको टेराकोटा कला है आपकी, ये आपको याद रखना है। इसको क्या कहेंगे? टेराकोटा कला कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कास्ट कला है तो बस्सी चित्तौड़ की फेमस है। ये कहाँ की फेमस है? ये मेरे भाई बस्सी की फेमस है। और बस्सी कहाँ पर? एक तो जयपुर में भी है, एक चित्तौड़ में भी है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की हस्तकला जो टॉपिक है, राजस्थान की जो आपकी हस्तकलाएं हैं, कला संस्कृति के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो ये आराम से हल हो जाता है प्रश्न। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के समय में हुई? जयपुर के समय हम बात करें तो जो राजा प्रताप सिंह का जो समय था वो चित्रकला का गोल्डन टाइम था। राजा प्रताप सिंह का समय चित्रकला का क्या था? स्वर्ण काल था। स्वर्ण काल। अब नए नए बच्चे होंगे जिन्होंने राजस्थान की कला संस्कृति कभी नहीं पढ़ी होगी, तो उन्हें बताना चाहूंगा कि कला संस्कृति के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं हम जिसका नाम है चित्रकला। और चित्रकला के अंदर मेवाड़ है, आपका मारवाड़ है, डुंडाड़ है, हाड़ौती शैली, 4 प्रमुख शैलियां हैं। उनके चित्रकार और चित्रों के बारे में पढ़ते हैं। किस राजा के समय इसका विकास हुआ? तो जयपुर शैली का विकास किसके समय हुआ? इनके समय हुआ, जयपुर प्रताप सिंह के समय। साहिब राम है, रामदास है, लालचंद है, शालिग्राम है ना। साहिब राम बहुत इंपोर्टेंट चित्रकार है। शालिग्राम है, शालिग्राम है, रामदास है। ये सभी प्रमुख क्या है? इस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। एक आपका नाम है साहिब राम की बात करें तो आदम कद चित्र बनाया था ईश्वरी सिंह का। आदम कद चित्र, ईश्वरी सिंह खड़ा हो गया, यूं खड़ा होकर तलवार लेके बोले मेरा एक चित्र बना दे भाई। तो साहिब राम ने उसका आदम कद पोर्ट्रेट चित्र बनाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रताप सिंह वही हैं जिसने हवा महल का निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों, तो आपके 1799 के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेपर जब पूरा डीप में पढ़ोगे सब्जेक्ट को, जीके को, तो ये प्रश्न आराम से हल कर लोगे। अभी भी मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे 30 में से 30 सही होंगे जब पूरा पढ़ोगे। अभी और प्रश्नों का लेवल आएगा तब बताओ। सर आपके फोन नंबर क्या? अरुण बेटा 8955982723। मेरे लाखों बच्चों के पास मेरे नंबर है। मेरे कोई दोस्त नहीं है, कोई मित्र मित्री नहीं है, घर वालों से मेरी बात होती है कोई 15-15 दिन में, है ना। मैं सिर्फ बच्चों से ही बात करता रहता हूं। मतलब मेरी जिंदगी में स्टूडेंट्स के अलावा कोई है ही नहीं। मेरी जिंदगी स्टूडेंट्स को ही समर्पित है। मतलब सुबह से लेकर के सुबह आपके 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई 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 और बच्चे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में सिवाय मेरे स्टूडेंट्स के, है ना। तुम आओगे तो ये पाओगे कि मदन सर सारे दिन यही काम करते थे। यही काम है मेरा, ठीक है। जीवन का उद्देश्य यही है। हाड़ौती सेवा संघ, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? राजस्थान का जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तब ये टॉपिक बहुत आसान है। आधुनिक राजस्थान का इतिहास। अब यूं नहीं कि मैं थोड़ा सामाजिक आदमी हूं कि सब पार्टी वार्टी करने चला जाऊं, कहीं दोस्तों से मिलने जाऊं, कभी जिंदगी में नहीं जाता, ठीक है। कोई बाहर नहीं जाता, है ना। मेरी स्कूटी बाहर खड़ी है, तुम्हें पता है मेरे पास कोई कार वार नहीं, सिर्फ स्कूटी लेके तो इधर उधर जाता रहता हूँ स्कूटी के माध्यम से। तो मेरा वाहन क्या है? स्कूटी। तो कहीं जाता ही नहीं हूँ। शादी कब करोगे आप? हाँ, तो मुझे खड्डे में गिराना चाहता है इमरान, खड्डे में गिराना, गुरुजी को धक्का देके खड्डे में गिरा दो। अरे बेटा शादी हो गई तो तुम्हारी जो मैडम आएगी वो मुझे पढ़ाने नहीं देगी, फिर 12-12 घंटे क्लास लेने नहीं देगी कि आप 12-12 घंटे क्लास मत लो, आप बीमार हो जाओगे। तो रमकुड़ी जमकुड़ी आती है तो चिंता करती है पति की। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे गुरुजी 12-12 घंटे क्लास लेना छोड़ देवे, तुम्हें भूल जाए और तुम्हारे और हमारे बीच में कोई और आ जाए? ऐसा तुम चाहते हो क्या?
नहीं चाहते हो तो फिर मुझे बार बार इस चीज़ के लिए फोर्स मत करो बेटा, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, हाँ शादी करवा दें अभी तुम्हारी। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? आधुनिक राजस्थान इतिहास में जब आप पढ़ते हो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना, आपके क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो गया, आपके कौन हो गया? आपके नैनूराम जी शर्मा हो गए। 1934 के अंदर 1934 के अंदर इसकी स्थापना नैनूराम जी शर्मा के दी गई थी। कोटा प्रजामंडल, ये भी आपका नैनूराम अबिन हरि के द्वारा, अबिन हरि और नैनूराम के द्वारा 1939 के अंदर कोटा प्रजामंडल स्थापित किया गया था। क्या है? कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मैंने उन अपने मित्रों को देखा है मैंने अपने उन मित्रों को देखा है जो टीचर भी है, उनकी वाइफ उन्हें क्लास नहीं लेने देती 12-12 घंटे, है ना, बीमार पड़ जाओगे, बच्चे तुम्हारे किस काम आएंगे, है ना, तो नहीं लेने देती भाई है मैं 12-12 घंटे 50 पिछले 2 महीने के अंदर 3-4 क्लास ले चुका हूँ। मेरे घर वालों तक को नहीं पता चलता, होने के बाद बोलता हूँ तो मेरी मम्मी अचंभा करती है, अरे डाकी तूने इतनी बड़ी क्लास कैसे ले ली है, तुझे कुछ हो गया तो मैंने कहा अब तो वो क्लास हो गई कि मुझे फ़ोन चलाना नहीं आता, बाकी मुझे सब पता चल जाए, है ना, स्मार्टफोन मेरी मम्मी को चलाना नहीं आता है, तो वरना उनको पता चल जाए, नोटिफिकेशन चला जाए कि बेटा क्लास ले रहा है, तो उनको आता ही नहीं, पता ही नहीं, तो उन्हें कौन बताए, मैं ही बताता हूँ फिर। ठीक है सर, आप इंस्टाग्राम चलाते हो क्या? इंस्टाग्राम बेटा ठीक है, कभी 2 मिनट के लिए चला लिया रोज का, इंस्टाग्राम तो क्या ही चलाऊँ। चलो, इंस्टाग्राम चलाने का कहाँ टाइम मिलता, तुम लोगों को रिप्लाई का ही टाइम नहीं मिलता। मेरी ज़िंदगी में कहाँ है, पूरे 15 घंटे रोज़ के फिक्स है, एक सेकंड का हिसाब फिक्स है। थोड़ा सा पीछे रह गया तो ये मंजिल बुरा मान जाएगी, इसलिए रोज़ मेहनत करनी ही पड़ती है। आज संडे को रेस्ट का दिन भी था, लेकिन टीम को देखूंगा, अब 40-50 लोग हैं टीम में, उन सबको देखना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, अगले दिन का प्लान करना पड़ता है, अगले सप्ताह का प्लान करना पड़ता है, ऐप में क्या पढ़ाना है वो सब कुछ देखना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास संडे का दिन थोड़ा फ्री रहता है, उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं, और सोमवार से शनिवार तो 15 घंटे पढ़ाना पड़ता है। आज आगे आ जाओ, खैर एक कोई तो होना ही चाहिए जो बच्चों को पढ़ाए, तो माँ सरस्वती ने मुझे चुना है ना, वरना फिर कोचिंग वाले तुम्हें लूट लेते 4-4 हज़ार की फीस में, तो कम फीस के अंदर आधी फीस में पूरा कोर्स। ठीक है, ये तो तुम लोगों के लिए गॉड गिफ्ट है। 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? शॉवर्स था कि बटन था कि हॉल था कि मैकमोशन था? तो ये शॉवर्स था उस समय। कौन था? मेवाड़ का कौन सा? मेवाड़ का शॉवर्स था। गुरुजी बटन कटे हुए, गुरुजी बटन तो हुए कोर्ट के मायने, तो ठीक है भाई, कोर्ट के मायने बटन हुए, तो कोटा के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट था, जो गवर्नर एजेंट टू गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था। पॉलिटिकल एजेंट किसको रिपोर्ट करता था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट करता? गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता। गवर्नर जनरल इंडिया पे बैठा होता, एजेंट टू गवर्नर जनरल होता वो एक स्टेट के अंदर होता है ना, स्टेट के अंदर होता तो वो गवर्नर जनरल होता। और ये छोटे छोटे जो जिले वगैरह होते हैं ना, आज के टाइम में जो रियासतें हैं, पहले के समय में जो रियासतें थी, आज के समय में जो जिले हैं, तो वहां पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। हॉल है गुरुजी, हॉल मतलब छेद, माते में ठोलो पड़े जो गुरुजी हॉल हो जावे माते में। तो माते की बात करी तो सिर की बात की मैंने। सिरोही के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन था? हॉल था। मैक मैसन है वो कहाँ का था? मैक मैसन है वो आपका जोधपुर का था, जिसको मार दिया गया था, ये था आपका जोधपुर का। कहाँ का था भाई? ये जोधपुर का था। मॉरिसन है वो भरतपुर में था, ये मॉरिसन भरतपुर में था, मॉरिसन भरतपुर में था। भाई एक आदमी पूरा शासन थोड़ी चला सकता, तो अलग अलग जगहों पे अपने अधिकारी रखता। और एजेंट टू गवर्नर जनरल उस समय जॉर्ज पैथिक लॉरेंस था, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस था उस समय 1857 की क्रांति के खैर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल कौन था? तो पैथिक लॉरेंस था। खैर ये बाद में बता देंगे तुम लोगों को। ये था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। ये उस समय क्या था? एजीजी था राजस्थान का 1857 की क्रांति के समय। ये भी प्रश्न आता है। तो ये कई सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1857 की क्रांति पढ़ोगे ना तो मजे मजे में याद करा दूंगा कि ये सर ऐसे भी थे क्या, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो तुम लोगों को खुश होना चाहिए कि मदन सर तुम्हें सब कुछ पढ़ाएंगे, जीके भी पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, होम साइंस और साइंस दोनों में। होम साइंस और ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊंगा, साइंस के लिए अपने राहुल सर, जिनके अभी पशु परिचर का पेपर हुआ, राहुल सर के 24 प्रश्न में से 20 प्रश्न सिर्फ एक 6-7 घंटे की क्लास में से आ गए। यूट्यूब पे मैराथन सर्च कर लेना, राहुल सर माइंड मैप मिल जाएगी।
और प्रूफ भी दिए हैं एग्जाम के। मारवाड़ किसान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? यह थोड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया अभी तक के प्रश्नों में, यह प्रश्न थोड़ा सा अच्छा। रमेश कह रहा है केसरी सिंह बारट के बारे में बता दो, तो शाहपुरा के क्रांतिकारी थे और केसरी सिंह, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, है ना, ये पूरा परिवार ही क्रांति में लगा होता है। इनके ऊपर राजस्थान की जब हम बात करेंगे, आधुनिक राजस्थान, तब हम बात करेंगे। ये जो प्रश्न है इसकी स्थापना कब की गई थी? 31वां क्वेश्चन ये आपका, इसकी स्थापना जोधपुर के अंदर की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? जोधपुर के अंदर 1941 के अंदर मारवाड़ किसान सभा की स्थापना मंगल सिंह कछवा। ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कहूंगा। 50 में से कोई 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे जो तुम सोचना पड़ सकता है, बाकी अगर पूरे साल पढ़े तो सिलेक्शन लेके जाओगे। और पूरे साल पढ़ने वाले मैं लिख के दे रहा हूं, लैब असिस्टेंट की जितनी पोस्ट होगी उतने बच्चे भी नहीं होंगे। क्या सर ये हकीकत है? कंपटीशन है ही नहीं, कंपटीशन है ही नहीं, जो मतलब पूरे साल पढ़ने वाले बच्चे है ही नहीं। 1941 के अंदर इसकी स्थापना मंगल सिंह कछवा के द्वारा की गई थी। हार्ड चैलेंज लेके देखो, रोज का रोज पढ़ना है, कौन पढ़ पाएगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पढ़ोगे फिर पढ़ाई कम हो जाएगी। जो बच्चा पढ़ पाया वो सिलेक्शन लेके जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो 1743 ईस्वी के अंदर सवाई जयसिंह जो जयपुर का राजा था, सवाई जयसिंह जो जयपुर का राजा था, उसकी मृत्यु के बाद में जयपुर की गद्दी पर कौन सा शासक बैठा था? यह बढ़िया प्रश्न है। जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, राजस्थान का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, राजवंश वाला टॉपिक, उसमें से बहुत सरल प्रश्न दिया गया है। राजवंश वाले टॉपिक से बहुत सरल प्रश्न दिया गया। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति में तुम्हें अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। इतिहास, कला, संस्कृति में मतलब बहुत डीप में नहीं है, ये सरल सा प्रश्न है। ईश्वरी सिंह राजा बना था, इसने 1750 के आसपास आत्महत्या कर ली थी, है ना। 1749 के आसपास, 1749 के आसपास आत्महत्या कर ली थी। इसके ऊपर कर्जा हो गया था, मराठों ने हमला कर दिया था। तो इसर लाट एक बनी हुई है, इमारत बनी हुई जयपुर के अंदर, कभी जाओ तो देखना इसर लाट। तो इसर लाट के ऊपर से कूद पड़ा, आधम नीचे गिरते ही मौत हो गई थी। ये ईश्वरी सिंह था, इसी का ये आदम का चित्र बनाया था साहिबराम ने। ठीक है मेरे भाई। मेवाड़ के किस महाराणा के समय कि मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव है वो अनुदान में दिए गए थे? ये भी हम राजवंश के अंदर पढ़ेंगे, तो राजे महाराजाओं के संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो किस राजा ने दिए थे? ये जो आपका जगत सिंह सेकंड है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? जगत सिंह सेकंड। और जगत सिंह सेकंड वही शासक है जिसने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। हुरडा सम्मेलन क्यों हुआ था यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजवंश के आधुनिक राजस्थान पढ़ते हैं तो हुरडा सम्मेलन हम बात करें तो मराठों को राजस्थान से बाहर भगाने के लिए 17 जुलाई 1734 को सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन। इसमें उसकी अध्यक्षता है वो किसने की थी? जगत सिंह सेकंड ने की थी। मराठों को राजस्थान से बाहर भगाने के लिए यह सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो कि असफल रहा था। याद रखिएगा। महाराणा संग्राम सिंह भी लिखा है ऑप्शन ए में, वो सांगा है ना, सैनिकों का भग्नावशेष जिसे कहते हैं। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक का नाम बताइए। राजस्थान का राजवंश पढ़ते तो बहुत सरल प्रश्न पूछा है। चंद्रसेन जिन्हें कहते हैं प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप से पहले अकबर से लोहा लिया था। तो प्रताप का अग्रगामी इनको बोलेंगे। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक इनको बोलेंगे। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक इनको बोलेंगे। और इसी के साथ साथ है ना, ये फॉरगॉटन हीरो है ना, मारवाड़ के शासक हुआ करते थे। और पाली के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है ना, सारण की पहाड़ी, वहां पाली में इनकी छतरी बनी हुई है। तो ये आपके चंद्रसेन थे, याद रखना। मालदेव हैं तो ये रूठी रानी के हस्बैंड है ना, ये रूठी रानी के हस्बैंड है मालदेव। इन्हें कहते हैं आपका, क्या कहेंगे बताओ? मालदेव है वो शेरशाह सूरी के साथ में जो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था 1544 वाला। ये बहुत फेमस युद्ध हुआ था 1544 का, गिरी सुमेल का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरी सुमेल का युद्ध। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहते हैं? बिल्कुल यही है आपके चंद्रसेन ही। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1956 के अंदर। 7वां जो चरण था एकीकरण का
उस समय सिरोही का विलय हुआ था। एकीकरण के जो हम बात करें, एकीकरण के चरण, राजस्थान का एकीकरण मतलब एकीकरण के चरण, राजस्थान का एकीकरण यूं ही थोड़ी हो गया, इतने इतने राजा थे, हर कोई अपनी रियासत को उसमें मिलाना नहीं चाहता था। तो उस समय हम बात करें तो एकीकरण के चरणों के अंदर एकीकरण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 चरण कंप्लीट हुए थे। कितने चरण हुए थे? 7 चरण कंप्लीट हुए थे, जिसमें पहला चरण है वो 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था, मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, है ना। 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 ये मत्स्य संघ बन गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिला करके। फिर आपका इसी के बाद में 25 मार्च सेकंड चरण है वो 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 को 9 रियासतें और एक ठिकाना मिला था, यह भी याद रखो। तीसरा चरण जिसमें उदयपुर यानी मेवाड़ का विलय हुआ था, यह 18 अप्रैल की बात है, 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ का विलय हुआ। फिर 4 बड़ी रियासतें आपका देखो, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 ये एकीकरण का आपका चौथा चरण, संयुक्त राजस्थान हो गया 1949 को। फिर 15 मई 1949 ये संयुक्त आपका संयुक्त बृहद राजस्थान बन गया था, ठीक है। इस 5वें चरण के अंदर मत्स्य संघ का विलय हो गया था, है ना, जो सबसे पहले बना था मत्स्य संघ का, इसमें क्या हो गया था? विलय हो गया था। ये कैसे याद करेंगे सर, हम नन्हे मुन्ने बालक है, मैं याद करा दूंगा, क्यों चिंता करते हो। फिर आपका एकीकरण का जो छठा चरण है वो पूर्व राजस्थान संघ बना था, ये 25 जनवरी को हुआ था, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। फिर एकीकरण का जो अंतिम चरण है 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को जब सिरोही का विलय हो गया, है ना, सिरोही का विलय हो गया था। इस समय किसका विलय होगा? सिरोही का विलय हो गया। सुनील टप्पा का भी राजस्थान में विलय हो गया, आबू का राजस्थान में विलय हो गया। गोकुल भाई भट्ट जिनका हाथल गांव था सिरोही के अंदर, उन्होंने कहा रे सिरोही, माउंट आबू, ये सब इधर मिलाओ, है, हम नहीं देंगे। ये उस समय की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड के लिए प्रवीण बेटा, सेकंड ग्रेड के लिए कोर्स ऐप में उपलब्ध है। एकीकरण से इतने प्रश्न आ रहे हैं। अब ये मैंने बताया कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो संयुक्त राजस्थान एकीकरण का जो आपका तीसरा चरण था यहां पर, इसमें जब हम बात करें उदयपुर का विलय हुआ था, इसमें मेवाड़ का विलय हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 36 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है संयुक्त राजस्थान का विलय कब हुआ था। तो पीएम बने थे माणिक्यलाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर माणिक्यलाल वर्मा बने थे। राज प्रमुख किसे बनाया गया था? भूपाल सिंह को। भूपाल सिंह मेवाड़ का राजा हुआ करता था, अंतिम राजा। भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। एकमात्र अपाहिज राजा था, जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। संयुक्त राजस्थान की बात करें तो कौन सा है? तीसरा चरण जिसे संयुक्त राजस्थान कहते हैं, संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण। फिर आपका वृहद राजस्थान, फिर संयुक्त वृहद राजस्थान है, ठीक है, ओके। आगे आ जाओ, सुशीला, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं का योगदान, सुशीला और भगवती, जब आप ऐप में पूरा डिटेल में पढ़ोगे सारा, है ना, सब कुछ, तो ये सुशीला भगवती वगैरह सबका उल्लेख हम करेंगे। तो सुशीला और भगवती का संबंध क्वेश्चन नंबर 37, ये मेवाड़ प्रजामंडल है ना, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, याद रखना। मेवाड़ प्रजामंडल से सुशीला और भगवती उनके कार्यकर्ता हुआ करते थे। माणिक्यलाल वर्मा और उनकी बेटियां वगैरह सबने सहयोग दिया था। तो ये बात करें यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर हुई थी, है ना, 1938 के अंदर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, है ना। प्रजामंडल मतलब जनता का शासन स्थापित ये करने के लिए। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह मेहता थे, बलवंत सिंह मेहता, ये इसके फर्स्ट अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। और ये प्रश्न आता है, ये कार्यकर्ताएं उससे संबंधित महिला कार्यकर्ताएं थी। सीताबाड़ी आदिवासियों का जो मेला है, ये आदिवासियों का मेला, सीताबाड़ी मेला कौन से जिले में लगता है? आदिवासियों का ये जो मेला है सीताबाड़ी मेला, ये कहां लगता है? सीता जी को वनवास दे दिया गया था तो राज्य से बाहर भेज दिया गया था, बाहर से 12 याद करना। सीताबाड़ी मेला माना के अंदर आयोजित होता है, ज्येष्ठ अमावस्या को ये जो मेला लगता है। कब? ज्येष्ठ अमावस्या के अवसर पर आपका ये मेला लगता है। और ये सीताबाड़ी मेला आप लोगों को याद रखना है। और सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो वो प्रतापगढ़ का है, उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। वो कई सारे प्रश्न है, राजस्थान जी के पूरा पढ़ेंगे। सचियाई माता का मंदिर जो सूर्य मंदिर और हरियर मंदिर वगैरह, ये राजस्थान के ओसिया कस्बे में स्थित है। ओसिया जोधपुर ग्रामीण में है, ये वर्तमान में है आपके जोधपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। जोधपुर ग्रामीण में ओसिया में सचियाई माता मंदिर है।
और ये सूर्य मंदिर है राजस्थान का भुवनेश्वर, इसी ओसिया को कहेंगे। ओसिया का उपनाम मिलता है हमें राजस्थान का भुवनेश्वर, क्योंकि यहाँ पर सूर्य मंदिर है, राजस्थान का भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर वैसे ओडिशा के अंदर स्थित है, वहाँ का कोणार्क सूर्य मंदिर बहुत फेमस है, इस वजह से इसको कहते हैं। तो ये याद रखना, सचियाई माता का मंदिर ओसिया में है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण सांगा द्वितीय ने करवाया था उदयपुर के अंदर। संग्राम सिंह एक राजा हुआ करता था राजस्थान के। राजवंश पढ़ेंगे तो 5-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एकीकरण पढ़ोगे 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रजामंडल से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो तुम लोगों के तो बल्ले बल्ले है। संग्राम सिंह सेकंड ने उदयपुर के अंदर अपनी रमकुड़ी झमकुड़ी के लिए क्या बनाया था? सहेलियों की बाड़ी, जाओ अपनी मित्रियों के साथ में खेल के आओ, रानी को बोले है ना। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण जो आपके उनके द्वारा लिखी गई वीर सतसई, ये वीर सतसई कौन से राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखती है? बहुत सरल प्रश्न पूछा गया है, लैब असिस्टेंट तुम्हें डीप में पढ़ूंगा इस बार, 50 में से 50 प्रश्न सही करके आओ। तो बूंदी राज्य का इतिहास, बूंदी राज्य का इतिहास जो है, बूंदी राज्य का इतिहास किस में लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है वीर सतसई के अंदर। ये किसके दरबारी थे? बूंदी के राजा हुआ करते थे राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड के दरबारी हुआ करते थे, राम सिंह सेकंड के दरबारी हुआ करते थे। अब सूर्यमल मिश्रण के द्वारा कई सारी रचनाएं की गई हैं, है ना। रचनाओं का मतलब हुआ कि उनके द्वारा कई सारी किताबें लिखी गई हैं। एक तो वीर सतसई होगी, एक है वंश भास्कर। कौन सी रचना है? वंश भास्कर। एक है छंद मयूक, छंद मयूक, सती रासो, सती रासो, राम रंजाट, बहुत छोटी उम्र में के राम रंजाट लिख लिया था, है ना, राम रंजाट। और यह प्रश्न तो पूछा ही पूछा जाता है, वंश भास्कर में किसके वंश का वर्णन है? बूंदी वाले राजाओं का वर्णन है। अब ये तो बहुत आसान है, राजवंश पढ़ोगे तो बहुत सरल प्रश्न है। गोसुंडी शिलालेख की हम बात करें तो किस लिपि में लिखा गया है? लिपि आपकी ब्राह्मी, भाषा संस्कृत, राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेखों में से एक, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसकी भाषा क्या थी? ब्राह्मी थी। लिपि क्या थी? भाषा लिपि थी इसमें ब्राह्मी, और भाषा संस्कृत, भाषा इसकी संस्कृत। और ये भंडारकर महोदय को मिला था, है ना, ये भंडारकर महोदय को मिला था चित्तौड़गढ़ से। हम बात करें राजस्थान का वैष्णव, राजस्थान के अंदर वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानकारी देने वाला, राजस्थान के अंदर वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कब का है? 2nd सदी ईसा पूर्व का है, 2nd सदी ईसा पूर्व का है, और राजस्थान के सबसे प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है। और ये भंडारकर महोदय को मिला था, इतिहासकार है भंडारकर महोदय को ये प्राप्त हुआ था चित्तौड़गढ़ से। तो गोसुंडी शिलालेख इतिहास की जानकारी के जो स्रोत, पहला टॉपिक है ना, उससे ये प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान इतिहास से बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल सा प्रश्न है। जब मैं ऐप पे पढ़ाता हूं तो कहता हूं ये इंपॉर्टेंट है, तुम टिक कर लो, तुम नोट्स बना लो। सर मेरा नाम लो, संजय सिंह चौहान, संजय सिंह चौहान। राजा बेटा तेरा नाम लेने से तो मुझे खुशी उस समय होगी जब तू सिलेक्शन लेके आएगा, पढ़ाई लिखाई कर ले, लखनऊ और लाडो है। संजय बेटा नोट्स बना, पढ़ाई लिखाई कर, जने तू मन घणो ही चौको लागी, पढ़ाई तो करे को नहीं, तो मेहनत कर रे मानवी, मेहनत रखे मान, और बिन मेहनत ना रिजे धनी गुरु और भगवान। और रमकुड़ी जमकुड़ी भी ताने रोटी को नहीं देवाला, जिन टाइम ते नौकरी नहीं लागोला तो बाई सुनावाला। बच्चे तुम्हें कहेंगे पापा खुद तो पढ़े लिखे नहीं है, हमें पढ़ने को बोल रहे हैं, किसने बना दिया तुमको पापा, तुम्हें खुद भी पढ़ना लिखना नहीं आता। तो भाई ताने बहुत मिलेंगे, पढ़ लो। इनमें से किस एक हड़प्पन स्थल से आपके जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिलते हैं? राजस्थान की सभ्यताएं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं सभ्यताएं, ये तो बहुत सरल प्रश्न दिया गया है। जुते हुए खेत के प्रमाण है, ऊंट के अवशेष है, ये सब कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा की हम बात करें तो आपके अमलानंद घोष के द्वारा 1952 के अंदर इसको खोजा गया था। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1952 के अंदर, है ना। तो ये तो हो गया इसकी खोज के संबंध में, सबसे पहले इसका खोज किसने की थी। फिर यहाँ पर हम बात करें कालीबंगा की सभ्यता जो है, जो कालीबंगा की सभ्यता जो है आपकी बीबी लाल बी के थापर, बीबी लाल बी के थापर है, बीबी लाल है, इनके द्वारा 1961 से लेकर के 69 के दौरान यहाँ पर खुदाई की गई थी, है ना। 61 के बाद में खुदाई की गई थी। ये तो खुदाई के काम से संबंधित इतिहास, मतलब पुरातत्वविद थे,
कालीबंगा, बहुत सारे अवशेष मिले, जुते हुए खेत मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर स्थित है कालीबंगा की सभ्यता? घग्गर नदी के किनारे है। और अगली बार लैब असिस्टेंट में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ये कहां पर स्थित है, या यहां से और कौन कौन से अवशेष मिले हैं, है ना, याद रखना। कालीबंगा वर्तमान के गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? खैर कालीबंगा गंगानगर में तो आपका नहीं है, हनुमानगढ़ के अंदर है, लेकिन पिछली बार लैब असिस्टेंट के पेपर में भी ये पूछा गया था। हाँ बिल्कुल, MD खरे, SP जैन, ये मधुबाला, बहुत बढ़िया, ये उत्खनन इनके ही द्वारा किया गया था, शाबाश। बट बेटा ये बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है ना, पेपर बनाने वाले भी कई बार गलती कर देते हैं, है ना। ये हनुमानगढ़ के अंदर है और घग्गर नदी के किनारे है। तो इस बार 2 प्रश्न पूछ लिए, तो अगली बार आहड़ की सभ्यता तुमसे पूछी जाएगी। 2025 में क्या पूछी जाएगी? आहड़ की सभ्यता के संबंध में प्रश्न पूछा जाएगा। बताओ ये कौन सी संस्कृति से संबंधित है? ये बनास नदी से संबंधित है, तो इसलिए इसको बनास संस्कृति कहेंगे। ताम्रस, है ना, तांबे के उस समय यहाँ पर अवशेष मिले, उदयपुर से ये प्राप्त हुई है। कहां से? उदयपुर के वल्लभनगर से। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखो बिसल देव रासो 20 आदमी थे, सरकार 20 आदमी थे। बिसल देव रासो अजमेर के बिसल देव, जो हम बात करें विग्रहराज चतुर्थ के ऊपर नरपति नाल ने ये लिखा है। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा है। वैली कृष्ण रुक्मणी री, ये बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है। और खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा, लेकिन राव जैतसिरो छंद ये बिठू सूजा ने लिखा है, बिठू सूजा ने लिखा है। तो ये जब राजस्थान का साहित्य पढ़ते हैं या राजवंश पढ़ते हैं तो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। राव जैतसिरो छंद के अंदर जैतसी और कामरान के बीच में युद्ध का वर्णन है। जैतसी कहां का राजा था? बीकानेर का राजा था। तो बीकानेर का राजवंश पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो जैतसी वर्सेस कामरान, जैतसी वर्सेस कामरान के बीच में युद्ध की जानकारी हमें बिट्टू सूजा के द्वारा जैतसिरो जो छंद लिखा गया उसमें मिलता है। ये कामरान कौन था? बाबर का बेटा था। किसका बेटा था? बाबर का बेटा। गुरुजी ये कितनी पुरानी बात है? ये बात है बेटा आज से 1530 के बाद की बात है। आज से देखो तो 500 साल हो गए। तो ये तुम लोगों को पढ़ना है, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो इस तरीके से याद करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। राजस्थान के अंदर जो चंद्रभागा मेला है वो अक्टूबर नवंबर में कहां आयोजित होता है? चंद्रभागा मेला है हाड़ौती का सुरंगा मेला जिन्हें कहते हैं, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। ये भी बहुत सरल प्रश्न है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, शर्त ये है पूरा पढ़ोगे तो ही पेपर सरल लगेगा। हाड़ौती का सुरंगा मेला इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाड़ौती का सुरंगा मेला। ओके, हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा है? ये आपका हाड़ौती का सुरंगा मेला हो गया, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झालरापाटन के अंदर किस मेले में पत्थर मार होली है? तो त्योहार और जो आपके मेले और त्योहार है राजस्थान के, वहां से प्रश्न आ रहे हैं, मेले और त्योहार। ये कला संस्कृति वाला टॉपिक हो जाता है, मेले एवं त्योहार, राजस्थान की कला संस्कृति। तो पत्थर मार होली है वो आपकी कहाँ की फेमस है? जहां पत्थर मारे जाते हैं, कहीं पे कोड़े मारे जाते हैं, तो ये आपकी कहाँ की? बाड़मेर की है पत्थर मार होली। एक बहुत फेमस है लठमार होली, कहाँ की है? लठमार होली करौली की है ना। लठमार जहां लाठियां मारी जाती है, लठमार होली ये आपकी महावीर जी करौली की फेमस है। कहाँ की है? महावीर जी करौली, वहां की मंदिर की फेमस है लठमार होली। एक आपके है कोड़ा मार होली है, तो भिनाई की फेमस है, भिनाई की कोड़ा मार। ओके, प्रयोगशाला क्या प्रश्न पूछ रहे बेटा? वापस कमेंट करो, मैं अभी क्वेश्चन समाप्त करते ही तुम्हारे आंसर लूंगा। राजस्थान की स्थापत्य कला से प्रश्न आया है, बहुत सरल प्रश्न आया है। गढ़ बीटली के नाम से किसे जाना जाता है? गढ़ बीटली के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ रे सभी बच्चे फटाफट, है ना, बताओ बताओ बताओ, जितने भी बच्चे जुड़े हुए। ये देखो अपनी किताब लेके आना सभी बच्चे, है ना। राजस्थान जीके किसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो राजस्थान रामबाण बाई मदन सर लेके आ जाना। इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं है, सही बोला, एक सिंगल प्रश्न इससे बाहर नहीं है राजस्थान जीके वाला, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो आपका वैसे तो डीप में पढ़ना पड़ेगा, है ना, वैसे तो फिर क्वेश्चन का अभ्यास और शॉर्ट नोट्स है, क्वेश्चन का अभ्यास और शॉर्ट नोट्स रामबाण किताब से कर लेना। तो ये गढ़ बीटली या तारागढ़ है वो अजमेर वाला हो गया, ये आपका गढ़ बीटली अजमेर वाला है। एक तारागढ़ और है, एक तारागढ़ और है जो कि आपका बूंदी के अंदर स्थित है ना, याद करना। इस प्रश्न का आंसर करो सभी बच्चे फटाफट, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन।
फिर इस क्लास के बाद बताना कितने सही हुए कितने गलत हुए, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना ताकि मुझे भी तो पता चले। वनपाल और प्रयोगशाला सहायक भर्ती पाठ्यक्रम समान है क्या? नहीं बेटा, समान नहीं है ना, वनपाल वाला अलग है, इसमें थोड़ा अलग है ना, उसमें सब्जेक्ट है पूरा जीके समान है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? बीकानेर जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया था, है ना। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे करमचंद की देखरेख में, है ना। इनके प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में 1589 से लेकर के 1594 के बीच में, 1589 से 1594 के ईस्वी में करमचंद के देखरेख में राय सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये बीकानेर के शासक थे जो अकबर के दरबारी थे। खालसा, खाकी, निहंग, विरक्त उत्तरादे, ये सब शाखाएं किसकी है? दादूपंथियों की शाखा है। दादूपंथियों के अंदर है ना 52 खांबे, है ना, 52 खांबे जो इनके शिष्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फेमस है। सुंदरदास, गरीबदास दादू जी के चेले थे। सुंदरदास, गरीबदास, रजब कियो गजब, सिर पे बांधियो मोड़, जीवन भर दुल्हे के वेश में, जीवन भर दुल्हा बन के रहे, ऐसे संत कौन थे? रजब कियो गजब, सिर पे बांधियो मोड़। अब तुम लोग कहते सर शादी वादी कर लो, मैं ये घर गृहस्थी में चला जाऊं, फिर तुम लोग कहोगे गुरुजी कियो गजब, सिर पे बांधियो मोड़, करी नरक की ठोड़, फिर मेरी आंखें खुल जाएगी, फिर मैं तुम लोगों को पढ़ाने आ जाऊंगा, तो अच्छी बात थोड़ी। ठीक है रजब जी, इससे थोड़ी शिक्षा लो तुम लोग। ये संत संप्रदाय जो टॉपिक है उससे प्रश्न पूछा गया। एलओजी 50 क्वेश्चन कंप्लीट। लैब असिस्टेंट में ऐसा ही जीके पूछा जाता है। अब ये वीडियो कोर्स के अंदर रोज क्लासेस लग रही हैं, क्लास में पीछे नहीं रह जाओ, इसलिए फटाफट एडमिशन लो। और मार्केट के 4000 फीस वाला अगर किसी को कोर्स लेना है तो वो भी ले लो, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन कोई नहीं मिलाएगा। तो बढ़िया कोर्स लो और बढ़ो। लैब असिस्टेंट जीके प्लस ज्योग्राफी 1499, शुरुआती 500 विद्यार्थियों के लिए ये फीस रखी गई है। न्यू ईयर के बाद में ये फीस हम भी बढ़ा देंगे थोड़ी, क्योंकि तुम लोगों को कदर है नहीं किसी की चीज कम कीमत की, तो थोड़ा फटाफट ज्वाइन करो ताकि हमें भी लगे कि बच्चों का इंटरेस्ट है। फिर आपकी साइंस है, इसके भी सब्जेक्ट प्लस जो जीके 1499 में, साइंस प्लस जीके प्लस होम साइंस, ये भी 500 विद्यार्थियों के लिए आपकी 1499 रुपए। इसमें टेस्ट सीरीज फ्री है, पूरा सिलेबस जीके का है, चाहे आपका सब्जेक्ट है पूरा कराया जाएगा। साइंस वाला जो है, इस साइंस वाले बैच के अंदर आपको क्या मिलेगा? साइकोलॉजी भी मिलेगी, इंडिया जीके भी मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलेगा। इन सभी में करंट अफेयर्स प्लस राजस्थान जीके मिलेगा, क्योंकि इसके सिलेबस में आपके इंडिया जीके और साइकोलॉजी भी है। तो मेरे प्यारे भाई, ये सेशन यहीं पर खत्म करता हूं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, और बैच फटाफट ज्वाइन कर लेना। रोज रात को 8 बजे क्लास होती है, किसकी? साइंस की, लैब असिस्टेंट साइंस। 9 बजे रात को किसकी क्लास होती है? लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी। रोज रात को 10 बजे किसकी क्लास होती है? आपके होम साइंस की। हम किसी को ये 1499 ज्यादा लगे तो उसके लिए कहना चाहूंगा कि तुम्हारे परिवार में 4-5 मेंबर हैं तो 300 रुपए महीने का रिचार्ज करते हो, तो महीने का रिचार्ज कितना होगा? 1500 रुपए। साल का रिचार्ज कितना होगा? 18,000 रुपए। 18,000 रुपए का जब तुम फोन का रिचार्ज करा रहे हो तो 1500 रुपए का एक कोर्स लेके पूरे साल बिंदास तरीके से पढ़ो, और 1 साल बाद दीपावली के पास उसके बाद में जब एग्जाम दोगे, न्यू ईयर होगा, तब सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथ में होगी। अब निर्णय तुमको करना है कि तुम्हें नौकरी लगना है या नहीं लगना है, बाकी तुम छोड़ो, बिंदास तरीके से पढ़ो। लैब असिस्टेंट साइंस के लिए कोई स्पेशल साइंस अरे उपलब्ध है बेटा, ऐप के अंदर उपलब्ध है। इस कोर्सेज वाली कैटेगरी में जाके देखो, पहले ऐप डाउनलोड करो, लिंक इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूं, फटाफट ज्वाइन करें। और बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। रजिस्टर डाल लो सब्जेक्ट का और जीके का, आज से पढ़ना शुरू करो, 1 साल बाद तुम्हारा भी रिजल्ट आ जाएगा, वरना जिसका रिजल्ट आएगा उसका मुंह देखोगे। ऐसा पछतावा नहीं करना है, पछतावे का दुख सबसे भयंकर होता है, तो बचो इससे और मेहनत करो आज से ही। थैंक यू ऑल गाइज, जय हिंद।